जैसे वो कोई पत्थर हो। सूरज के पास अब न पैसे थे न हिम्मत। वह खाली हाथ गांव लौटा। माँ, मैं हार गया, सब कुछ चोरी हो गया। तू जिंदा लौट आया बेटा, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन दया सागर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। फिर से सूरज के घर के बाहर खड़ा था। इस बार उसके साथ कुछ गुंडे और हाथ में कानूनी कागजात थे। रामदीन भाई, वक्त खत्म। देखो सूरज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। कागजों के हिसाब से तो ये जमीन अब मेरी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें फसल काटने तक का वक्त देता हूँ। तब तक तुम इसी जमीन पर मजदूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बना रहे हैं। जमीन अपनी तब होती है सूरज, जब उसकी कीमत चुकाई जाए। क्यों रामदीन भाई, जुबान क्यों बंद है? जो आपको ठीक लगे साहब। सच पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खेत सूखे पड़े थे और पिता दरवाजे पर चुपचाप बैठे रहते। तभी एक शाम सूरज का बचपन का दोस्त केतन उससे मिलने आया। सूरज, कब तक इस अंधेरे में बैठा रहेगा? क्या करूं केतन, किस्मत ही खराब है। शहर गया तो वहां लुट गया, यहाँ आया तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सुन सूरज, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे से तू सिर्फ कर्ज चुका पाएगा, अपनी इज्जत वापस नहीं ला पाएगा। बस एक बात याद रखना, नौकरी तुझे महीने का खर्चा दे सकती है, लेकिन पैसे की समझ ये तय करती है कि तू किसके सामने झुकेगा और कौन तेरे सामने। इसका क्या मतलब है? मतलब तू खुद ढूंढ। तुझे क्या लगता है इस सूखी मिट्टी में सिर्फ अनाज उग सकता है? दिमाग लगा सूरज, वक्त बदल रहा है। केतन इतना कहकर चला गया। सूरज रात भर सो नहीं पाया। पैसे की समझ, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगले दिन वो अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां रुका। बेटा, क्यों इस सूखी मिट्टी को घूर रहा है? बाबा, ये जमीन मर चुकी है, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा। जमीन कभी नहीं मरती बेटा, बस उसे समझने वाले मर जाते हैं। देख, खेत के किनारे ये छोटे छोटे कटीले पौधे दिख रहे हैं। हाँ, ये तो जंगली घास है। ये जंगली घास नहीं है, ये शतावरी है। पुराने जमाने में जब यहाँ नहरें नहीं थीं, लोग ऐसी ही जड़ी बूटियां उगाते थे। इन्हें पानी कम चाहिए पर देखभाल कड़ी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी इनके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, पर लोगों ने आसान खेती के चक्कर में इन्हें छोड़ दिया। जमीन ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने जमीन को छोड़ दिया। सूरज की आंखों में एक चमक आई। उसने उस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। बाबा, क्या ये सच में बिकती हैं? कोशिश करके देख ले। वैसे भी खोने के लिए तेरे पास अब बचा ही क्या है। सूरज ने उसी दिन तय कर लिया। उसने जमीन के एक छोटे से हिस्से पर उन औषधीय पौधों को उगाने का फैसला किया। जब वह काम पर लगा तो गांव वाले हंसने लगे। देखो भाई, सूरज पागल हो गया है, अनाज नहीं उगा पा रहा, अब ये जंगली घास उगाएगा। अरे सूरज बेटा, ये क्या कर रहा है? घास खाकर पेट भरेगा क्या? चलो अच्छा है, कम से कम मेरी जमीन की सफाई तो हो रही है। सूरज ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी थी। खेती के लिए उसे थोड़े और पैसों की जरूरत थी। साहब, मुझे एक छोटा सा लोन चाहिए। सूरज जी, आपका रिकॉर्ड देखिए, पहले से ही दया सागर का इतना बड़ा कर्ज है, हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट है। सॉरी, हम रिस्क नहीं ले सकते। सूरज हार मानने ही वाला था। उसे एक छोटे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पता चला। वहाँ के मैनेजर ने उसकी मेहनत देखी थी। सूरज, मैं तुम्हें 1.2 लाख का लोन दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी जमीन के कागजों पर है। अगर तुम फेल हुए तो दया सागर को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये जमीन बैंक ले लेगा, यानी तुम हमेशा के लिए बेघर हो जाओगे। क्या तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? साहब, मैंने बाजार में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखा है, उससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं हो सकता। सूरज घर लौटा। उसके हाथ में लोन के पैसे थे और आंखों में जिद। अब या तो तू सोना उगलेगी या फिर मुझे अपने अंदर दफन कर लेगी। चिलचिलाती दोपहर में सूरज अकेला खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कुछ गांव वाले उधर से गुजरे। अरे ओ सूरज, बस कर भाई, देख बगल वाला खेत लहलहा रहा है और तू यहाँ कटीली झाड़ियाँ बो रहा है। रामफल चाचा, फसल उगाने की हिम्मत और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं।
अब तो बस यही झाड़ियां मेरा सहारा है। अरे बेटा, जवानी जोश में नहीं, होश में गुजारी जाती है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे गांव में पागलपन कहते हैं। देख लेना, जब ये घास उगेगी ना, तो दया सागर इसे चारे की तरह अपनी भैंसों को खिला देगा।